हमेशा खुद भी खुश रहने वाली तथा औरों को भी खुश रखने वाली रश्मि को न जाने आजकल क्या हुआ है कि हमेशा खोई खोई सी रहती, पूछने पर टाल जाती। आखिर जब मुझसे रहा न गया तो एक दिन मैं उसे पकड़कर बैठ गई और फिर पूछा, रश्मि, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, बता आखिर हुआ क्या है। कुछ भी नहीं कविता, तू तो यूं ही परेशान हो रही है। कुछ तो हुआ है, तू बताती क्यों नहीं। देख, आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, जाने भी दे, अपने लिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। रश्मि, तुझे अब अपना नहीं मानती, ऐसा लगता है। देख, हमारी दोस्ती आज की नहीं है और मरते दम तक हम दोस्त रहेंगे, वो तो है। देख, अपना दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, हाँ, तुझसे तो बताना पड़ेगा वरना मेरा दम घुट जाएगा। तू तो जानती है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर वक्त का खेल समझकर सब स्वीकार करती रही। रोहन 2 बच्चे देकर मुंह मोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया। सब रिश्तेदार एक एक करके चले गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। वो तो भला हो नेहा का, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे ये नौकरी दिलवा दी और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। ये तो मैं भी जानती हूँ और तेरे साहस की मिसाल मैं ही नहीं बल्कि जितने भी परिचित हैं सब देते हैं। मैंने उसे सहारा देते हुए कहा, पर अब जब सब कुछ ठीक हो गया फिर तेरी उदासी की बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिंदादिली से जिया ही नहीं, उसके हर पल को महसूस भी किया। अपने बच्चों के कैरियर को बहुत ऊपर भी पहुंचाया। यही नहीं, कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो सब ठीक है, फिर क्या बात है। तू ठीक कह रही है, पर एक बात तो है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। उसने कुछ हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या है। देख, बहुत देर हो गई, अब रुक मत। रश्मि ख्यालों में खो गई, मानो उसका जीवन उसके सामने चलचित्र की तरह घूम रहा हो। रोहन का उसकी जिंदगी में आना वो उसकी तरफ यूं खींचती चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, जमाने की ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वो तो जैसे दीवानी हो गई थी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती बस उसे रोहन ही दिखाई देता और वो पागलों की तरह दौड़ी चली जाती। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था कि सिवा रोहन के। एक दिन जब वो रोहन से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस आवारा लफंगे में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम बेटा, मान जाओ वो अच्छा लड़का नहीं है। पापा, वो मेरी जिंदगी है, तो खत्म कर दो अपनी जिंदगी। झल्लाते हुए पापा बोले, क्या कह रहे हो जी। कुछ भी हो, रश्मि हमारी इकलौती बेटी है। मम्मी बोली, उसी का तो फायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में ढकेल दे अपनी बेटी को। पापा, कुछ भी हो, मैं रोहन से ही शादी करूंगी, तो फिर अपना चेहरा हमें कभी ना दिखाना। ऐसा मत कहो जी, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकूंगी। मम्मी ने सिसकते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हारे ही लाड का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। पापा गरजते हुए बोले और रश्मि सबको अनदेखा कर रोहन के साथ चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है और झांसी में बस गए हैं। भानु प्रताप ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, पर उनकी पत्नी चंद्रिका बेटी की याद में बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गई। उधर रश्मि रोहन के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे अपने माता पिता की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू शुरू में रोहन उसका बहुत ध्यान रखता था। समय के साथ वो एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई।
कुछ दिनों से रश्मि नोट कर रही थी कि रोहन अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो इसे हल्के में लिया, सोचा शायद काम का बोझ ज्यादा है, पर फिर ये रोज का नियम बन गया। रोहन, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो, रश्मि ने कुछ उदास होकर कहा। भाई, घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। काम तो पहले भी होता था, पर आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है क्या? रोहन टालकर चला गया, पर आज रश्मि ने इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया। अब तो रात को भी देर से आना रोहन का नियम बन गया था। रश्मि पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद ही हो गई। उसकी सहेली आई थी मुस्कुराते हुए। रश्मि ने पहले तो परिचय कराया। रोहन, ये मेरी सहेली है, शिमला से आई है। यहाँ इसे कुछ काम है, करीब हफ्ता भर रहेगी। रश्मि, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहे। रश्मि देखती रह गई। रोहन जी, आप चिंता ना करें, मैं मैनेज कर लूंगी, शालिनी ने कहा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, रोहन ने हंसते हुए कहा। सबने इसे मजाक में ले लिया, पर रश्मि नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है। जो रोहन रोज देर रात आता था, वो शाम की चाय घर में ही पीने लगा। शुरू में तो रश्मि खुश हुई, पर फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रोहन उसके लिए नहीं बल्कि शालिनी के लिए घर जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों की किसी न किसी बहाने निकल जाते। कभी बाहर से खाना खाकर आते तो कभी उसे आदेश देकर बनवाते। मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली हैं? एक दिन रश्मि के बेटे शलभ ने पूछा। क्यों बेटे, आंटी से तुम्हें क्या तकलीफ है? मम्मी, जब देखो आप आंटी की सेवा में लगी रहती हो, जैसे वे कोई नवाब हो, शलभ ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, और वे तो कोई काम नहीं करती, बस पापा से बातें करती रहती हैं, जैसे वे ही इस घर की मालिक हों। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है यहाँ, जब हो जाएगा तो चली जाएंगी। रश्मि ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया, किंतु अपने को ना समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी में काटी और फैसला किया कि सुबह शालिनी और रोहन से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो रश्मि ने रोहन से कहा, सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफी दिन हो चुके हैं। अगर शालिनी का काम बाकी है तो वो किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतजाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? रोहन ने कहा। बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्जाम सिर पर है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, फिर मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो रश्मि? क्या शालिनी से ये सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वो तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतजाम करे, ये हमारी सिरदर्दी नहीं। रश्मि ने कुछ झल्लाकर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वो कोई इंतजाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतजाम कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। रोहन उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। रोहन का सारा दिन उधेड़ बुन में बीता। अब उसे शालिनी का साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था, पर रश्मि का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद रोहन ने एक उपाय सोचा। उसने शहर से बाहर बनी नई कॉलोनी में एक मकान किराए पर ले लिया और उसमें शालिनी को शिफ्ट कर दिया। एक बार को शालिनी हिचकिचाई, कहा, रोहन, क्या ये ठीक होगा? देखो शालिनी, तुम्हारा कोई नहीं है और अब ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई है? ये तो ठीक है, पर रश्मि और बच्चे, ऊपर से ये समाज क्या हमें जीने देगा? शालिनी कुछ सोचते हुए बोली। देखो शालिनी, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो
तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे विचार भी यही है। वो सब तो ठीक है, पर रश्मि मेरी सहेली है और उसके साथ ये अन्याय होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचना है शालिनी। रोहन ने बात खत्म करते हुए कहा, अब देखो इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा, जिन्होंने न सिर्फ दो दो शादियां कर रखी हैं, वरन दोनों निभा भी रहे हैं। पर लोग क्या कहेंगे? देखो शालिनी, अब तुम कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ अपनी नई जिंदगी के बारे में। रोहन की बात सुनकर शालिनी ने उससे सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ है। रोहन घर पहुँचा तो रश्मि और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि शालिनी चली गई है अपने शहर। रश्मि ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेले? क्या शालिनी वापस चली गई? रोहन चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। रश्मि कुछ सोचती रह गई। जब वो वापस आया तो रश्मि ने फिर दोहराया, आपने बताया नहीं कि शालिनी वापस चली गई क्या? देखो रश्मि, तुमने चाहा कि शालिनी यहाँ से चली जाए और वो चली भी गई। अब वो कहाँ गई और क्यों गई, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का प्रश्न, तो आज मैं ये फैसला करके आया हूँ कि अब मैं शालिनी से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, ये फैसला तुम्हें करना है। रश्मि और बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? रश्मि ने लगभग चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे शलभ और रितिका डर गए। तभी रश्मि को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अतः उसने सामान्य होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा आप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वे अपनी माँ की बात न समझ सके। दोनों सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें शालिनी से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सजा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आई थी। हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा ही था। फिर मैं कब मना कर रहा हूँ? क्या बिगड़ जाएगा अगर शालिनी भी हमारे साथ रहे? ये कभी नहीं हो सकता रोहन, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। धोखा, जो धोखा करता है उसे धोखा ही तो मिलता है। यही दुनिया का सत्य है। तुमने भी तो अपने माता पिता को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ असमय गुजर गई, वे क्या जी पाई? और पिताजी, वे भी जैसे जी रहे हैं वो जीना नहीं होता? क्या तुमने उनके लिए सोचा? आज बात करती हो धोखे की, उसकी वजह भी तुम थे रोहन। तुमने तो मुझे ना घर का छोड़ा और ना ही घाट का। अब ये फैसला तुम्हारा है रश्मि, तुम साथ रहो या अलग। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूंगा। बस करो रोहन, तुम क्या दोगे? जाओ, आज मैंने तुम्हें शालिनी दी। तुम्हारा नया घर, नई पत्नी तुम्हें मुबारक हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त, रश्मि ने चिल्लाकर कहा तो रोहन चला गया। रश्मि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ भरा भरा कर ढह गया। तभी बिल्ली ने कूदकर फ्लावर पॉट गिरा दिया तो रश्मि की तंद्रा भंग हुई। फिर क्या हुआ रश्मि? मैंने पूछा। होना क्या था रोहन, मुझे अधर में छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेटे चलती जा रही हूँ बस। पर कब तक? मैंने पूछा। जब तक जीवन है। ना मैं हारूंगी, ना रोहन के पास जाऊंगी और ना ही अपने पिता के पास। चल जाने भी दे। जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी, मुझे अपने करीब पाएगी। उधर रोहन ने शालिनी से शादी कर ली और अपने नए घर में मगन हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर
पीठ पीछे सभी उसकी बुद्धि पर तरस खाते। देखो, रोहन ने इस उम्र में अपनी इतनी सुंदर सुघड़ पत्नी व 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। नरेन जी बोले, भाई हम तो रश्मि भाभी के बारे में सोचते हैं, वे अकेले ही हर हालात का सामना कर रही हैं। निरंजन कुछ सोचते हुए बोले, ऐसा नहीं था कि रोहन को इन सब बातों का पता नहीं था, पर वो बड़ी चतुरता से सफाई दे देता था। एक दिन रोहन लौटा तो उसके हाथ में शिमला के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, शालिनी, ओ शालू, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं? सोचो क्या हो सकता है। शालू मुस्कुराकर बोली, क्या होगा, सिनेमा के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं डार्लिंग, हम कल 1 हफ्ते के लिए शिमला जा रहे हैं। क्या नज़ारा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वे शिमला पहुंचे तो लगभग सारे होटल बुक थे और फिर ऑटो वाले की सहायता से जो होटल मिला उसे देखकर रोहन को जबरदस्त झटका लगा। वही होटल और तो और वही कमरा जहां वो पहली बार रश्मि को लेकर आया था। उसे सख्ते में देखकर शालिनी बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से शिमला में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था। शालिनी, रोहन ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वो उसे ये कैसे बताता कि यहाँ इसी कमरे में उसने और रश्मि ने अपना हनीमून मनाया था। झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। ये भी अजीब बात थी, जिस रश्मि को छोड़कर शालिनी के लिए वो बेताब था और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे रश्मि ही नजर आ रही थी। वो काफी परेशान हो रहा था। उसके अंदर ये बदलाव शालिनी भी महसूस कर रही थी, पर उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, पर उसने उसे टाल दिया। आज उसे लगा कि 2-2 नाव पर सवार होना कितना कठिन है। होटल आकर वो बिस्तर पर ढेर सा हो गया। क्या बात है रोहन, काफी थके थके से लग रहे हो और काफी परेशान भी। हाँ, थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं शालिनी, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक जरूरी काम याद आ गया। जाना जरूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, शालिनी बोली और फिर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम अपने ढर्रे पर चलने लगे। एक दिन रोहन व शालिनी शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने रितिका को देखा। वो अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और वे दोनों गिर पड़ी। रोहन और शालिनी उसकी तरफ दौड़े। उसे उठाने के लिए शालिनी ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी नफरत से उसका हाथ झटक दिया। शालिनी ने कहा, रितिका, तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो, मैं ठीक हूँ या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रितिका ने गुस्से और नफरत से कहा, ऐसा ना कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। शालिनी ने कुछ मायूसी से कहा, आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति भी छीने, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जाने माँ और माँ के त्याग को। रितिका, क्या तुमने बात करने की तमीज छोड़ दी? रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए रितिका अपने जख्म को बिना देखे चली गई। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन रोहन अपने ऑफिस चला गया। शालिनी के कानों में रितिका के कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है, तुमने मेरे पापा को छीना।
हमारे घर की सुख शांति छीनी है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं दोषी हूँ। अचानक शालिनी अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाई। तभी अचानक रोहन आ गया। बोला, क्या हुआ शालू, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद हो गई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वे अपने कुछ जरूरी कागजात घर भूल गया था। शालिनी, लिफाफे में कुछ कागज थे, तुमने देखा क्या? नहीं तो, कहाँ रखे थे? अलमारी में थे, जरा देखो तो, रोहन ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। शालिनी बेडरूम की तरफ थी, थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे, क्या हुआ? रोहन तेजी से उसकी तरफ लपका। शालिनी को उठाकर बेड पर लेटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। शालिनी ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ शालू? तबीयत खराब थी तो मुझे बता देती, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर, कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं रोहन, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। कोई खास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। रोहन उसका माथा सहलाने लगा। देखो शालिनी, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। कुछ व्यस्त रहा करो। रोहन, मैंने बहुत गलत काम किया है ना? बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती शालू? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया। उसकी हाय लगेगी मुझे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है शालू, हमने सिर्फ प्यार किया। दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं। शादी की है, क्या गलत किया है? मैंने तो रश्मि को भी कहा था कि वो हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वो ज्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती है तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद रोहन उसे समझा बुझा कर वापस अपने ऑफिस चला गया। शालिनी ने एक नॉवल उठाया, पर उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार उसे रितिका की बात याद आ रही थी। उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार उसे रितिका की बात याद आ रही थी। उसका मन भी बार बार उसे ही दोषी मान रहा था। जैसे तैसे शाम हुई और रोहन ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर टेरेस में आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो आज कहीं घूम फिर कर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। पास ही एक पार्क था, दोनों जाकर नर्म घास पर बैठ गए। अभी कुछ देर ही हुई थी उन्हें वहां बैठे, तभी एक तरफ कुछ शोर सा हुआ। उत्सुकतावश दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नजारा था। एक औरत अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। ये कहने को तो एक साधारण बात थी, पर इस बात ने शालिनी के मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में रश्मि का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगी। अब ये रोज का नियम हो गया था कि शालिनी चुपचाप अपने काम निपटाकर उदास सी रहती। उसकी इस हालत से रोहन परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था वो उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई जब शालिनी न सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहासुनी पर शालिनी ने कप उठाकर रोहन को दे मारा। तब रोहन को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वो उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने शालिनी की जांच करके कहा, रोहन, शालिनी के दिमाग को कोई सदमा लगा है, जिसकी वजह से इनकी ये दशा हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें।
दवा चलती रहे। रोहन हर संभव कोशिश करता रहा कि शालिनी खुश रहे, पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता कि शालिनी को रश्मि का बुझा चेहरा और रितिका के शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वो बालकनी में खड़ी थी कि रूहेला ने इशारा करते हुए नीलिमा से कहा, सुना है शालिनी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्हें कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी रश्मि पर तरस आता है। इसने उसका पति छीनकर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बुरा किया। अब भरेगी भी तो यही, नीलिमा बोली। इतना सुनकर शालिनी कमरे में आ गई और आते ही बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए रोहन कमरे में आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, रोहन, इतनी दवा के बावजूद शालिनी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, पर शालिनी को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने शालिनी को दाखिल कर लिया। रोहन अब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर और अब अस्पताल भी सुबह शाम जाना। वो बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वो शालिनी को लेकर घर और बच्चों को छोड़कर आया था। विवाहेतर संबंधों का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था, पर क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। ना तो वो शालिनी को छोड़कर वापस रश्मि के पास जा सकता था और शालिनी थी कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वो अपनी तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन रश्मि बाजार गई, वहीं उसे कविता मिली। दोनों ही बड़ी गर्मजोशी से मिले। तभी कविता बोले, चल, बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफी पीती हैं। नहीं कविता, जल्दी घर जाना है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, रश्मि ने जवाब दिया। चल भी ना, कितने दिनों बाद तो मिली है, थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों एक कॉफी हाउस में चली गईं। बातें करते करते बात शालिनी पर आकर ठहर गई। अचानक कविता बोली, सुना है रश्मि आजकल रोहन बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने शालिनी से शादी भी कर ली, जो वो चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती जिसका उसे डर था। अरे ये सब तो ठीक है, पर सुना है शालिनी डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी अस्पताल में दाखिल है। डिप्रेशन में वो? पर उसे तो वो सब प्राप्त है जिसकी उसको चाह थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे होना चाहिए। मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर छोड़ो, सब समय का खेल है। नहीं तो मैं क्यों अपना घर छोड़कर रोहन के साथ घर बसाती। पर कविता, ये तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वो सिटी अस्पताल में दाखिल है? अरे मैं तो इनके एक दोस्त को देखने गई थी तो वहाँ रोहन मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? रश्मि ने पूछा। क्यों, अभी तुझे उससे मिलने जाना है? कविता ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वो मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ, कह रश्मि शालिनी का रूम नंबर लेकर घर आ गई। शलभ और रितिका ने उससे बहुत मना किया, पर उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी गुनहगार शालिनी है, उससे कहीं अधिक गुनहगार रोहन है और इसका खामियाजा अकेली शालिनी उठा रही है। अगले दिन वो शालिनी से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि शालिनी चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे शालिनी नींद के आगोश में चली गई। रश्मि वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे शालिनी पर बहुत तरस आ रहा था।
वो सोच रही थी, क्या ये वही शालिनी है जो उसके पास आई थी तब कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर थी, और आज ऐसे पड़ी है बेचारी। रश्मि का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि ये उसकी सहेली है, उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया था। वो बड़ी दुविधा में पड़ी थी, पर उसके पैर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। उसने डॉक्टर साहब से शालिनी के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब रोहन शालिनी के कमरे में पहुंचा तो शालिनी वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मैम साहब आई थी। अपने को उसका दूर का रिश्तेदार बता रही थी, वे ही उसे अपने साथ ले गई हैं। रोहन ने बहुत खोजबीन की पर कुछ हासिल न हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया, किंतु कुछ हाथ न लगा तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वो लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा, पर डॉक्टर ने उसे न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वो चुपचाप अपने घर चला गया। रोहन घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसका तो ये हाल हो गया कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक ओर शालिनी, जिसका कुछ पता ना था, तो दूसरी ओर रश्मि, उसके पास जाने का उसमें साहस ना था। एक डर ये भी रोहन को सता रहा था कि कहीं कोई शालिनी के बारे में ना पूछ ले। शालिनी कहाँ गई कहाँ नहीं, उसे ये पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार न आ धमके। रोहन अपने स्तर पर चुपचाप उसकी खोजबीन में लगा था। इसी उधेड़-बुन में वो चला जा रहा था। देखा सामने से रश्मि आ रही है। वो उससे बचना चाहता था कि वो सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो रोहन? ठीक हूँ, रोहन ने जवाब दिया। और शालिनी कैसी है? प्रश्न सुनकर रोहन को काटो तो खून नहीं। सारी बातें यही पूछोगी? रश्मि, चलो कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं, रोहन ने कहा। इसकी जरूरत नहीं रश्मि, सच तो ये है कि शालिनी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे मैंने सिटी अस्पताल में दाखिल कराया था, किंतु पता नहीं उसकी कौन सी दूर की रिश्तेदार वहां आई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं शालिनी को? बहुत ढूंढ रहा हूँ पर कुछ पता नहीं चल रहा, रोहन परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? रश्मि ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजानी रिश्तेदार मुझे धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे दफा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चे के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो रश्मि। रोहन, तुम तो वो इंसान हो जो कि किसी का भी सगा नहीं हो सकता, ना मेरा और ना शालिनी का। जानना चाहते हो शालिनी कहाँ है? वो मेरे पास है और धीरे धीरे स्वस्थ लाभ कर रही है, किंतु अब वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वापस दिल्ली चली जाएगी और तुम अपना खुद सोच लो। रोहन कोई जवाब देता उससे पहले ही रश्मि उसकी नजरों से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा रोहन ने उसे दिया था, आज उसका जवाब उसने दे दिया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।